हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम अपनी अकाउंट्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहले यदि हम बात करें डिसोल्यूशन की, इससे पहले हमने पार्टनरशिप की बात करी, पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात करी, फिर हमने रिटायरमेंट की बात करी और फिर हमने डेथ ऑफ अ पार्टनर की बात करी। अब इन सारे ही केसेस में क्या हो रहा था, जो पार्टनरशिप थी वो पार्टनरशिप कंटिन्यू हो रही थी। कंटिन्यू होने का मतलब है पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं हो रही थी, खत्म नहीं हो रही थी। मतलब अगर हम एडमिशन की बात करें तो बाय चांस ए भी पार्टनर है, कोई नया पार्टनर सी एडमिट हो जाए। यदि हम रिटायरमेंट या डेथ की बात करें तो ए बी सी पार्टनर है, इसमें से हो सकता है या तो ये रिटायर हो जाए या तो इसकी डेथ हो जाए। मगर जब हम डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि जब फर्म क्या करे, डिसॉल्व कर जाए। डिसॉल्व मतलब एंड कर दे अपने बिजनेस को। तो जब फर्म डिसॉल्व कर दे या अपने बिजनेस को एंड कर दे तो उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो सारे भी बिजनेस के जो भी सारे एसेट्स होते हैं और जो भी सारी लाइबिलिटीज होती है वो बिजनेस क्या करता है, पे ऑफ कर देता है। उसको क्या कर देता है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देगा और एसेट्स को क्या कर लेगा, रियलाइज कर देगा। और जो भी प्रॉफिट लॉस बनेगा इससे, वो प्रॉफिट लॉस आपस में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जिसमें हमारे मेनली 3 अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। पहला आता है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा जो अकाउंट होता है वो बनता है कैश अकाउंट या हमारा बैंक अकाउंट। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर्ड टू। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट की यदि मैं बात करूं तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी है आउटसाइड, है ना। मतलब आपने बैंक से पैसा उधार लेके रखा है, ओवर जो आपका बैलेंस है उससे ज्यादा आपने विड्रॉ करके रखा है, तो कहीं ना कहीं एक आउटसाइड लाइबिलिटी है। तो ये हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो ये हम ट्रांसफर करते हैं कौन से अकाउंट में, रियलाइजेशन। क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट वही अकाउंट होता है जिसमें हम सारे जो लाइबिलिटीज होती है उनको पे ऑफ करते हैं और जो भी हमारे एसेट्स होते हैं उनको हम रियलाइज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू, है ना। अब क्या होगा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे पार्टनर्स अपने बिजनेस को एंड कर रहे हैं, तो जब वो एंड करेंगे तो ये जो भी इनका बैलेंस बचेगा, काय का बैलेंस बचेगा, इनके कैपिटल का, वो कैपिटल का बैलेंस अब क्या होगा, फर्म इनको पे कर देगा। मतलब फर्म क्लोज हो जाएगा और जो भी बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट तो फर्म क्या करेगा, पे करेगा थ्रू देयर बैंक और विच अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट जनरली ओपन फॉर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, है ना, सेटल करने के लिए। ड्रॉइंग्स अकाउंट इज अ विड्रॉवल, वो तभी पॉसिबल है जब फर्म कंटिन्यू करने वाला है। लोन अकाउंट में ट्रांसफर हमने देखा रिटायरमेंट या डेथ के केस में हम उसके लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बैंक अकाउंट, क्योंकि उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इनको फाइनल सेटल कर देते हैं, पैसे दे देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ क्रेडिटर्स ऑफ 15,000 टेक ओवर स्टॉक ऑफ 20,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम द एंट्री विल क्लियर। तो यदि हम बात करें कि क्रेडिटर्स जो थे, क्रेडिटर्स इज अ लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स क्या है, हमारी लाइबिलिटी, और ये लाइबिलिटी कितने की, हमारी 15,000 की। अब यदि वो हमसे स्टॉक ले ले कितने के, 20,000 और फुल सेटल, फुल सेटल मतलब ये जो 15 था ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो यदि हम इस केस में देखें तो कहीं ना कहीं दोनों ही एंट्रीज ने एक दूसरे को कंपनसेट, मतलब जो लाइबिलिटीज थी वो पे ऑफ हो गई थ्रू व्हाट, थ्रू स्टॉक, जो आपके गुड्स थे उसके द्वारा। तो कहीं ना कहीं ना हमें कोई फायदा हो रहा है ना हमें कोई नुकसान हो रहा है, एक तरीके से कोई भी एंट्री हमारे अकाउंट में शो नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, नो एंट्री इज नीडेड, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों ही चीजें क्या हो गई, सेटल हो गई आपस में। तो यहाँ पे हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते। तो हमें याद रखना है कि यदि कोई भी लाइबिलिटी यदि सेटल होती है ना, बाय सम एसेट्स, कोई भी एसेट्स के द्वारा, तो यहाँ पे हमें कोई भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, ना ही उसको मेंशन करनी, खाली हम एक बार लिख के उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द बैलेंस शीट ऑफ फर्म अंडर डिसोल्यूशन शोज डेटर्स 60,000। तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन क्या दी है, डेटर्स दिया है कितने का, 60,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना, तो प्रोविजन दिया हुआ है कितने का, 2,500 क्लियर। अब इफ डेटर्स ऑफ 10,000, है ना, अब ये कह रहा है कि 10,000 के डेटर्स क्या हो जाए, बैड हो जाए, मतलब ये हमें पैसे नहीं देंगे। एंड रिमेनिंग रियलाइज्ड, रिमेनिंग मतलब यदि हम इसको माइनस करते हैं तो 50,000, तो ये कितने परसेंट वैल्यू रियलाइज हो रही है, 90% लिखा हुआ है, रियलाइज 90% ऑफ इट्स वैल्यू। तो यदि हम 50 का 90% निकाल लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना,
45। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द अमाउंट ऑफ क्रेडिटेड टू द रियलाइजेशन, द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द रियलाइजेशन, मतलब क्रेडिट साइड में, मतलब रिसीव्ड साइड में, मतलब बाय कैश करके, है ना, जो डेटर से हमें पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 90%, और 90% वैल्यू की यदि हम बात करें तो आंसर क्या होगा 45,000। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 45,000। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इज 5,000। अब प्रॉफिट कितना है 5,000 का रीवैल्यूएशन, और प्रॉफिट तभी होगा जब हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा होगा काय से, डेबिट साइड से, मतलब हमारी जो रिसिप्ट्स होंगी वो ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू पेमेंट्स। हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, तो याद रखना हमें रियलाइजेशन अकाउंट में कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस जो होगा वो हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गेनिंग हम निकालेंगे नहीं, सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे नहीं, इन केस यदि कोई रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल आंसर होता, मगर यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यदि हम ऑप्शन देखते हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस द सेम थिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन की। पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन का मतलब है ए बी सी तीन पार्टनर्स। अब बाई चांस किसी कारण से सी या तो रिटायर हो जाए या तो उसकी डेथ हो जाए, तो सी कंटिन्यू नहीं करेगा, तो जो ए और बी है वो नए पार्टनर कंटिन्यू करेंगे, और जब ये न्यू पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे तो ये जो पुरानी इनकी पार्टनरशिप है ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फर्म जो है वो कंटिन्यू करता रहे, तो फर्म कंटिन्यू कर रहा है मतलब फर्म बंद नहीं हो रहा, तो ये दोनों सेम थिंग नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का मतलब है एग्जिस्टिंग जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में वो चेंज हो रहा है, ना कि फर्म क्या हो रहा है, बंद क्लोज हो रही है। इसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट नेसेसरली मीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये अपना ऑप्शन हो सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म डज नॉट अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, है ना। डज नॉट अफेक्ट क्यों नहीं अफेक्ट करेगा, अगर फर्म ही डिसॉल्व हो जाएगा तो इनके बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं होगा, ना ए होगा ना बी होगा ना सी होगा ना कोई फर्म होगा, तो जब डिसॉल्व हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा इन तीनों के रिलेशन को। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो ये हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डिसॉल्व होने के बाद हो सकता है नया पार्टनरशिप फॉर्म हो रहा हो, मगर अगर पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे तब, नहीं तो जनरली क्या ही मतलब होगा इसका मतलब होगा कि अगर पार्टनरशिप है ना का डिसोल्यूशन का मतलब सेम नहीं है किसके जैसा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, क्योंकि फर्म अगर डिसॉल्व हो रहा है तो बिजनेस क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, मगर अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो कहीं ना कहीं बिजनेस कंटिन्यू होगा, जो भी आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे या जो भी आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑन द डिसोल्यूशन, विच अकाउंट इज प्रिपेयर टू क्लोज ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो हमने कई बार देखा कि हमारा जो अकाउंट है वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में जहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे एसेट्स या तो सोल्ड कर देते हैं या तो पार्टनर्स क्या कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं, या तो हम कोई लाइबिलिटीज को सेटल कर देते हैं, या तो कोई लाइबिलिटीज क्या करेंगे, सेटल कर देंगे। और यदि हम लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटीज क्या होती हैं, या तो पेड ऑफ होती हैं फर्म के द्वारा, या तो इसको कौन पे करेगा, पार्टनर्स पे करेंगे, या तो हम इनको कोई एसेट्स देके क्या कर देंगे, सेटल कर देंगे। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियलाइजेशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट जनरली हमारे किस केस में बनता है, एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ के केस। यदि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बात करें तो ये हमारे सोल प्रोप्राइटर जनरली बनता है। कैपिटल अकाउंट तो बनता है, मगर ये जो अकाउंट है एसेट्स और लाइबिलिटीज इनको सेटल करने के लिए या क्लोज करने के लिए नहीं बनता। तो करेक्ट ऑप्शन बी रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ इन विच ऑर्डर्स। तो किस ऑर्डर में लाइबिलिटीज पे होती है ना, तो हमें देखना है सबसे पहले यदि हम पार्टनर्स कैपिटल की बात करें तो ये तो सबसे लास्ट में ही होगी जब सारे हमारे क्लेम सेटल हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल तो ये ऑप्शन भी हमारा हट गया, लोन्स है ना, ये वाला ऑप्शन भी हमारा हट गया। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले वो पे करेगा आउटसाइड लाइबिलिटीज जो, इसके बाद वो पे करेगा क्या, यदि कोई पार्टनर्स का क्या होगा, लोन होगा उसको पे करेगा, और आखिरी में पे करेगा पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा। तो यदि हम आउटसाइड लाइबिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बैंक लोन आ जाएंगे, है ना। इसके अलावा बिल पेबल वगैरह अगर कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, या किसी तरीके के कोई भी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो ये आ जाएंगे। यदि हम पार्टनर्स लोन की बात करें, ए का लोन है ना, बी का लोन, यदि जो पार्टनर्स है उनका जो लोन होगा, और लास्ट में यदि कैपिटल अकाउंट की बात करें तो जो फाइनल सेटलमेंट आएगा, फाइनल सेटलमेंट किसके बाद, एसेट्स और लाइबिलिटी रिवैल्यू कर रियलाइज करने के बाद,
जो भी ए बी सी का जो फाइनल सेटलमेंट होगा वो हम पे ऑफ करेंगे। तो करेक्ट ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम आउटसाइड लाइबिलिटीज पे करेंगे, सेकंड केस में हम जो भी लोन्स होंगे पार्टनर्स के वो पे करेंगे, और तीसरे केस में जो भी पार्टनर्स का कैपिटल होगा उसको सेटल करेंगे। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, जो कि सही आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑल मतलब सारे इंसॉल्वेंट हो जाए, और सारे इंसॉल्वेंट मतलब दे आर नॉट कैपेबल, है ना, दे आर नॉट कैपेबल टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज। तो अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो इंसॉल्वेंसी के केस में कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगा काय का, फर्म का। फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसके बाद बिजनेस अनलॉफुल हो जाए, तो अनलॉफुल मतलब इलीगल, और इलीगल बिजनेस अगर होगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लीगल बिजनेस ही कंटिन्यू कर सकते हैं, इलीगल। फिर एडजुडिकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स एज इंसॉल्वेंट, मतलब यदि डिक्लेयर ही हो गया कि सारे ही पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो अपने आप ही फर्म कायम में आ जाएगा एंड में। तो डेथ के कारण खाली इनके बीच में जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो चेंज होता है, एग्जिस्टिंग जो रेशियोज है या एग्जिस्टिंग जो ए और बी बच्चे पार्टनर्स हैं इनके बीच में एक तरीके से जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं कि एग्रीमेंट जो होते हैं वो चेंजेस होते हैं, बाकी फर्म जो होती है वो कंटिन्यू करती रहती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, डेथ ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है ऑन डिसोल्यूशन, if the assets are not sufficient to pay off the liabilities the shortfall is borne by। सिंपल है ना। अब यदि जैसे आपने डेबिट साइड की बात करी और क्रेडिट की बात करी, तो डेबिट और क्रेडिट में यदि आपका क्रेडिट साइड क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, है ना, बाय चांस यहाँ का टोटल आपका आ रहा है 10,000 और यहाँ का टोटल आ रहा है आपका 15,000, मतलब आपके पास खाली 10,000 है टू पे ऑफ 15,000, तो अभी भी 5,000 का आपको क्या हो जाएगा, लॉस। तो कहीं ना कहीं ये जो 5,000 का लॉस हो रहा है ये कौन बियर करेंगे, ये बियर करेंगे पार्टनर्स। क्लियर। तो वो यही कह रहा है कि जो भी शॉर्टफॉल होगा वो कौन बियर करेगा, पार्टनर्स बियर करेंगे। किस रेशियो में, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो क्रेडिटर्स नहीं करेगा, गवर्नमेंट भी नहीं करेगा, कैपिटल रेशियो नहीं होता, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज होता है हमेशा उसी में जो भी प्रॉफिट होते हैं या जो भी लॉसेस होते हैं वो हम क्या करेंगे, सेटल करेंगे। तो ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस थे जो कि इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिसोल्यूशन चैप्टर के। आगे इसी तरीके से और शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।